हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क मेंस, आईपीपीएस क्लर्क मेंस को देखते हुए ये टेस्ट बनाई गई है। इस टेस्ट का पैटर्न थोड़ा पहले वाले टेस्ट से अलग रहने वाला है। इसमें हम स्टैटिक्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस और गवर्नमेंट स्कीम्स को समझेंगे और जो भी इन एग्जाम का रिलेवेंट डेटा होता है उसको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा? इस चैनल पे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे कवर किए जाएँगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था कि सर पीडीएफ्स कैसे मिलेंगे? तो वो है, आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी से हम अपने मॉक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है। पहला प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। आज टाइमर नहीं है, आज शांति से इस मॉक को सॉल्व करते हैं आप। देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि या तो बताइए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट पर कैपिटा यूसेज इंटेंसिटी ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यूपीआई ट्रांजैक्शंस की हाईएस्ट इंटेंसिटी कौन सा राज्य करता है या है? सो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। लेकिन अब एग्जामिनेशन और एग्जाम आपसे अलग डिमांड करती है, इसीलिए तो मैं ये मॉक लाया हूँ। देखिए, डेटा यहाँ से पूछते हैं। आपकी एग्जाम है अक्टूबर में, तो अक्टूबर का यूपीआई डेटा यूसेज आ गया है ओवरऑल कंट्री का। तो देखिए, इसमें क्या हो गया कि अक्टूबर में यूपीआई का कितना ट्रांजैक्शंस हुआ है, ये आपको पूछ सकते हैं। या तो पूछेंगे कि एवरेज डेली कितना है, इस पे थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो सकती है पूछने की। बट अगर पूछे कि ओवरऑल ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ का इन्होंने डेटा ले लिया है, तो कितने करोड़, 96,638 करोड़ का हमने यहाँ पे यूसेज किया है, यूज़ किया है यूपीआई को, इतना ट्रांजैक्शंस। उसके बाद डेली एवरेज कितना था, ठीक है? मतलब एवरेज डेली यूपीआई वैल्यू क्रॉस 96,000, राइट? उसके बाद इसके बाद ये बोल रहे हैं कि 16% यहाँ पे मुनाफ़ा मतलब इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, सितंबर के महीने में 82,991 करोड़ के ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं। तो ये जो डेटाज़ होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा-सा दिमाग को शांत रखना जब ऐसे क्वेश्चन आएँ। ईज़ी होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, इसके कारण हम थोड़ा तकलीफ में आ जाते हैं। अगली बात मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हायर डेली वॉल्यूम्स। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना होता था? ये था 68 करोड़ अक्टूबर के मंथ में। ये 4% सितंबर से बढ़ा है, ठीक है? यूपीआई अकाउंट 85% ऑफ ऑल डिजिटल ट्रांज़ैक्शन इन इंडिया, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू इन सब डेटा के बोला है कि अक्टूबर लाइक टू बी मोस्ट अमॉन्ग द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ मंथ्स फॉर यूपीआई। क्यों? क्योंकि त्योहारों का सीज़न आता है। मैंने इतना समय क्यों दिया पहले क्वेश्चन के लिए? ताकि ये क्वेश्चन तो ठीक है, आपको पता है कि तेलंगाना है, सीधी-सी बात है। एग्ज़ामिनर आप आईबीपीएस क्लर्क दो, पीओ की एग्ज़ाम दो या आने वाली आरआरबी की एग्ज़ाम्स, बाकी डेटा ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। द लोगो अनवील्ड, ठीक है? द लोगो अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन अक्टूबर 2025 सिंबलाइज द ब्लेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, मैंने पहले से ही उत्तर यहाँ पे प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती होगी, उसके कारण आ चुका है। तो ठीक है, अपने को पता तो चल गया कि ये जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है। मतलब क्या दिखाता है ये लोगो? देखो यहाँ पे आपको लोगो में क्या दिख रहा है? लोगो में आपको दिख रहा है कि अशोक चक्र, जो कि ये भारतीय परंपरा को दिखाता है, ठीक है? अशोक चक्र, ठीक है? तो यहाँ पे भारतीय जो परंपरा है, एक एथिकल गवर्नेंस का है प्रतीक, वो दिखाता है। उसके बाद ये आपको बेल्स दिख रहे हैं, रिंग्स दिख रही है, ठीक है? फ्लोरल वर्क दिख रहा है। तो न्यूरल फ्लेयर्स बोलते हैं इसको। तो ये नेटवर्क का रूप होता है, कनेक्ट करता है ये, आने वाले टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे विविध कलर के रंग दिए गए हैं। तो हमारे भारत का जो यहाँ पे अ विविधता है उसको दर्शाता है। और फिर वो क्लियरिटी, ठीक है? तो यहाँ पे मॉडर्न टाइपोग्राफी मतलब दिया गया है इस एआई को, तो वो क्लियरिटी दर्शाता है। तो आपको पूछा जाएगा या तो भारत में 2000 एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वाला समिट कहाँ पे हुआ है, या तो आपको पूछा जाएगा कि ये लोगो है, इसका अर्थ क्या है, ब्लेंड क्या है, ठीक है? सिंबलाइज़ क्या करता है? ओके।
ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन, ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत सरकार ने लोगों को अनवील किया है इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट के दौरान। उसके बाद अगर बात करूँ तो ये आपको दिख रहा है जो फ़ोटो में दिखा ट्रेडिशन, अशोक चक्र, डाइवर्सिटी मतलब जो कलर्स के ग्रेडिएंट है और टाइपोग्राफी मतलब आपका यहाँ पे क्लियरिटी। सो द सिलेक्शन ऑफ लोगो फ्रॉम द समिट वाज़ डन थ्रू अ लोगो डिज़ाइन। देखिए लोगो डिज़ाइन यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ था और माय गवर्नमेंट प्लेटफ़ॉर्म में इससे इनको जो कॉम्पिटिशन था वो करवाया गया था, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। नेम द इंस्टीट्यूशन दैट साइन एमओयू with the Ministry of Minority Affairs in October 2025 फॉर स्किलिंग प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। गवर्नमेंट की स्कीम आई है और उसके अंदर एमओयू साइन हुए हैं। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये इसका आंसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर होने वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, राइट। लेकिन लेकिन पिक्चर और यहाँ पे कहानी समाप्त नहीं होती, अब शुरू होती है असली असली जो अब की कहानी फंसाने वाली एग्जामिनर की। वो पूछ देगा कि चलिए बताइए हमको प्रधानमंत्री विरासत का फुल फॉर्म क्या है? विरासत का फुल फॉर्म क्या है? तो विरासत का फुल फॉर्म आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए विरासत का फुल होता है वोकेशन, ठीक है? ये लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इसको पूछा जाता है, ठीक है? वोकेशन, वोकेशन के बाद अगर आय से मैं बात करूँ तो इन्क्लूज़न, ठीक है? आय से बात करूँ तो इन्क्लूज़न। नोट्स आप ज़रूर निकालते चलिए मेरे साथ क्योंकि एक बार में ही आपके जो दिमाग में ये डेटा चला जाएगा। बार-बार बस आपको रिवाइज़ करना है, वीडियो आइए 2x की स्पीड पे लगाइए और रिवाइज़ करके चले जाइए, ठीक है? विरासत का फुल फॉर्म एग्ज़ामिनेशन में पूछने की संभावनाएँ है या फिर आप कहीं से भी पढ़े तो वहाँ पे जब भी आपको ऐसे फुल फॉर्म्स या ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिखते हैं तो अपने माइंड को तैयार कीजिए कि हाँ, एग्ज़ामिनर ऐसे डिमांड करता है। और यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? राइटिंग थोड़ा यहाँ पे गलत हो सकती है, मतलब गलत मतलब यहाँ पे अभी उतनी स्पीड से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर, ठीक है? आत्मनिर्भर और उसके बाद है टी से ट्रेनिंग। तो कहीं न कहीं आपको समझ आ गया होगा कि कहीं न कहीं हम स्किल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, स्किल से बात करने वाले हैं। तो इस स्कीम को समझते हैं क्या है। देखो, पीएम विकास योजना का उद्देश्य क्या है? जो आपके पारंपरिक कारीगर्स होते हैं, उनको आधुनिक कौशल, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल मदद देकर आत्मनिर्भर बनाना। अब ये जो स्कीम है, सबसे पहले तो आईआईटी पलक्कड़ के साथ इसका टाई अप हुआ है, जो स्किल करेंगी प्रोजेक्ट कौन-सा है? प्रधानमंत्री विरासत की संवर्धन इसके अंदर के प्रोजेक्ट। अब ये क्या स्कीम करती है? टू एम्पावर इंडिविजुअल फ्रॉम स्पेशली माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को। ठीक है? मतलब केरला में हो रहा है ना ये, तो यहाँ पे कौन से कम्युनिटीज़ की उन्होंने बात की है, ऐसा पूछा तो नहीं जाता है। तो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है केरल में है, ठीक है? उनको इक्विपमेंट किया जाएगा, उनको यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल स्किल्स दिए जाएँगे। कौन से सेक्टर में? स्किल्स इन सेमीकंडक्टर, ठीक है? उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो आईआईटी पलक्कड़ हैज़ डिज़ाइन्ड 3 स्पेशलाइज्ड कोर्स, 3 स्पेशलाइज्ड कोर्स इन्होंने लॉन्च किए। जूनियर चीफ डिज़ाइनर, ठीक है? उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर इन ड्रोन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, राइट? पीएम विकास स्कीम क्या है? इसको थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में अगर बात करूँ, तो ये जो स्कीम है 2023 में शुरू की गई थी। 2023 में शुरू की गई थी। ये आती है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अगर बात करूँ तो इसके मुख्य लक्ष्य क्या है कि देश के हुनरमंद कारीगरों, दर्जी, लोहार, कुम्हार, नाई, मोची आदि जो पारंपरिक पेशे वाले आधुनिक प्रशिक्षण और फाइनेंशियल इनको मदद करना। ठीक है? तो ये सब है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आपको एमओयूज़ जो है ये पढ़ाते हैं। ये इन्फोग्राफिक्स आप देख लीजिए, मैंने जो अभी बताया था, ठीक है? सेक्टर है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर है। इसमें आप यहाँ पे कवरेज होती है 5 स्कीम, मतलब इसके अंदर देखिए सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, हमारी धरोहर स्कीम एंड फोकसेस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़। तो देखिए कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड आपके पारसीज़ जो होते हैं, ठीक है? तो इन सबको ये स्कीम्स यहाँ पे कवर कराती है दोस्तों। ओके, तो ये कुछ डेटा है फैक्चुअल, ये मैंने आपको एडिशनल पढ़ने के लिए दिया है। तो एक बार बस पॉज़ करके पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। अब देखो यहाँ पे एज़ पर द अमेंडमेंट्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इन October 2025 the minimum investment required under the production linked incentive schemes for textile in the part first category has been reduced from 300 crore to। तो यहाँ पे 2 चीज़ है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव में, ठीक है? जिसे हम पीएलआई बोलते हैं स्कीम, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो पार्ट 1 में है उसको कितने से कितना रिड्यूस किया गया है ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं अभी इसको 150 करोड़ यहाँ पे इसको रिड्यूस किया गया। पहले जो था कितना था रिड्यूस फ्रॉम 300 करोड़, राइट? तो अब ये समझो कि ये जो स्कीम होती है ये क्या होती है? प्रोडक्शन लिंकेज स्कीम, ठीक है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपका ध्यान इस डेटा के ऊपर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रोडक्शन लिंकेज स्कीम क्या होता है? देखो, यहाँ पे पीएलआई स्कीम ये टेक्सटाइल्स 2021, ठीक है? 2021 का अपग्रेडेड यहाँ पे वर्ज़न है। अब यहाँ पे बात करें तो पहले वर्ज़न में बहुत बड़ी कंपनियाँ शामिल थी। अब टेक्सटाइल टू जो यहाँ पे हमारे सामने कंपनीज़ होती है, वो छोटे और मध्यम स्तर के जो निर्माता होते हैं, राइट? अब ये काम कैसे करता है? देखो, सरकार कंपनियों को उनके जो प्रोडक्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि देती है। जिसने जितना ज़्यादा उत्पादन और बिक्री किया, उसको उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का यहाँ पे सहायता मिलती है। अब इससे उद्योग में क्या होती है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, गुणवत्ता, क्वालिटी और आपके रोजगार बढ़ते हैं, राइट? अब ये स्कीम में क्या किया गया है? इन अक्टूबर 2025 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज नोटिफाइड मेजर अमेंडमेंट प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन मेड अब फाइबर्स। पीएलआई ओके। स्कीम फॉर टेक्सटाइल 2 का मकसद क्या है? छोटे और जो मध्य टेक्सटाइल उद्योग होते हैं, उनको उत्पादन बढ़ाने पर इनाम देना ताकि भारत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में आत्मनिर्भर बने, ठीक है? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे सरकार ने ये योजना 2024 में शुरू की थी और इसका उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल सेक्टर, खासकर कि मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है? इसको बढ़ावा देना। अब आप सोचो, इस स्कीम में क्या होता है, क्या नहीं? सरकार कहती है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा उत्पादन करती है, तो उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा, इंसेंटिव। इससे से कंपनियाँ और मेहनत करती है, नई फैक्ट्रियाँ लगाती है और देश में रोज़गार के मौके बढ़ते हैं। पहली स्कीम 2021 में सिर्फ बड़ी कंपनियाँ शामिल थी, लेकिन पीएलआई स्कीम 2 में छोटे और जो आपके एसएमएसईज़ होते हैं, ठीक है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, तो उनको भी मौका दिया गया ताकि हर स्तर का उद्योग बढ़े और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आत्मनिर्भर बने। सीधी बात, जितना ज़्यादा उत्पादन, उतनी ज़्यादा प्रेरणा। यही पीएलआई टेक्सटाइल योजना का पहचान है। तो इतना यहाँ पे याद रखिए बस। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन अक्टूबर 2025 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर अ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब चीजें। अब देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहली बात कि दो चीजें आपको बोली गई है। एक है ग्रीन हाइड्रोजन हब और दूसरा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो पूछा गया है कि कौन से पोर्ट्स बनाए गए हैं, रिकॉग्नाइज की गई है मिनिस्ट्री ने। तो पहले उत्तर देख लीजिए, सभी सही है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु, प्रदीप पोर्ट आपका उड़ीसा। अब देखो, सबसे पहले समझो कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है, ठीक है? सो देखिए, 10 अक्टूबर की न्यूज़ है। अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, ठीक है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको लॉन्च किया गया था 2023 में और इसका आउटले था 19,744 करोड़। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत आपने आपको पता होगी थी। इसको शुरुआत करने वाला जो मंत्रालय था, वो था आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसका गवर्नमेंट का एम क्या था? अब देखो, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का निर्याता बनाना, ठीक है? निर्याता बनाना। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? अब देखो, जब हाइड्रोजन गैस रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इससे तैयार होती है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अब इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है? कार्बन पॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल माना जाता है। अब ये मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का हमें एनुअली उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है। अब इसके लिए लगभग 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमको विकसित डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अ, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती है, बट एग्ज़ामिनेशन के इम्पोर्टेंट से यही था कि यहाँ पे कौन से पोर्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो पोर्ट्स के नाम याद ज़रूर रखिए प्लीज़। Mark the correct statement regarding the inaugural edition of India Water River Forum held in October 2025. The India Water River Forum 2025 was jointly organized by CSR Box and the Godavari Initiative in New Delhi.
Statement number 2, during the forum, memorandum of understanding was signed between CSR Box and the Pacific Institute of Advanced Basin Resilience Frameworks across India. The second edition of the India Environmental, Social and Governance Outlook Report 2025 was launched and analysis India's ESG landscape and promote sustainable businesses practice. ओके, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो पहले देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट देखा, ठीक है? अब आपने स्टेटमेंट देखा, अब थ्रू हम इसको पढ़ते हैं, क्या चीज़ है? देखो, स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है कि जो इंडिया रिवर वाला फोरम था, ये ऑर्गेनाइज दोनों ने किया था, सीएसआर बॉक्स एंड गोदावरी इनिशिएटिव, ठीक है? तो पढ़ लेते हैं। देखिए, द गोदावरी इनिशिएटिव एंड सीएसआर बॉक्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ठीक है? उसके बाद जो हम बात करें, ये किस लिए हुआ था? टू कैटलाइज कलेक्टिव एक्शन फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड एडवांस कॉर्पोरेट वाटर सी वार्डशिप इन इंडिया। तो याद रखना, दो कौन सी थी? सीएसआर बॉक्स एंड द गोदावरी इनिशिएटिव, मतलब ऑप्शन नंबर ए जहां जहां है हमें वो सही मानना चाहिए। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी कट गया। ड्यूरिंग द फोरम एमओयू वाज साइन बिटवीन सीएसआर बॉक्स एंड द पैसिफिक इंस्टीट्यूट, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं आगे। एमओयू फॉर बेसिन, किसके लिए एमओयू साइन हुआ था? सीएसआर बॉक्स एंड पैसिफिक इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो जहां जहां बी आ रहा है वो भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया कि सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस आउटलुक रिपोर्ट वाज लॉन्च टू एनालिसिस द ESG लैंडस्केप। ओके, द सेकेंड एडिशन, यस, आउटलुक पब्लिश, तो सभी सही है, ठीक है? तो सभी सही है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे दोस्तों, वो हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ, Name the Indian institute that collaborated with the Greater Bangalore Authority and the Indian Institute of Science Bangalore for World Bank, ठीक है? अब जहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक आ गया, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे फंड किया है वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट को बैंगलोर में। तो यहाँ पे बैंगलोर के साथ ये जो हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है? बैंगलोर अथॉरिटी के साथ यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने भी यहाँ पे टाइप किया है, कोलैबोरेशन किया है, ठीक है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए, Greater Bangalore Authority announced the collaboration with Indian Institute of Science Bangalore, Karnataka and the Indian Institute of Madras, ठीक है, तमिलनाडु। वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है बैंगलोर वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस प्रोडक्ट को। तो अब हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि वर्ल्ड बैंक न्यूज़ में आ गया, ठीक है? ये याद रखिए। प्रोजेक्ट विल रिसीव कितना? 3500 करोड़ रुपए की फंडिंग वर्ल्ड बैंक से मिलेगी, तो आंकड़ा याद रखो, ये पूछा जाता है, राइट? ठीक है, यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस, ठीक है? तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड इन अक्टूबर 2025 द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत टैक्सी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर इट्स कोऑपरेटिव ड्रिवन नेशनल राइड हेलिंग प्रोग्राम। सो देखिए, यहाँ पे एक एमओयू साइन हुआ है भारत टैक्सी, ठीक है, उसके बीच में, ठीक है? तो इसने किसके साथ किया है एमओयू? वो है आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, राइट? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो अक्टूबर 25 में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, उसने एमओयू साइन किया है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ विद ब्रांड नेम भारत टैक्सी, याद रखिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही नए तरीके का प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से सुनो। यहाँ पे केवल प्रश्न में आपको एक स्कीम नहीं दी गई है, अब आपको 3 स्कीम्स दी गई है, तो ऐसे भी बाउंसर जब आए तो इसको डक करने के लिए आप ये मॉक लास्ट तक ज़रूर देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो उस सारे इनिशिएटिव्स को लेके ये क्वेश्चन बना है। पढ़ते हैं पहला प्रश्न। नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया है। इसका जो बजट आउटले था ये था 24,000 करोड़। कितने साल के लिए बोलता है वो? 6 साल के लिए, 25-26, ठीक है? आइडेंटिफाइंग द 100 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, उसके बाद मिशन आत्मनिर्भरता वाज लॉन्च, ठीक है? टू फॉर आउटले ऑफ 11,440 crores for the period of 2025 to 2026 एंड 2030 टू 2031, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी पल्सेस में ले सके। तो देखो, ये क्वेश्चन ओवरऑल आपके स्टैटिक चीजों को फोकस किया है कि उस स्कीम्स में क्या चीजें आई है, ठीक है? तो ये आपका एग्जामिनेशन वाला पार्ट होता है।
अब थर्ड स्टेटमेंट, नरेंद्र मोदी जी laid the foundation stone of 7 new fisheries project worth of 572 करोड़। जी हाँ, पहले दो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, धन धान्य कृषि योजना की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो सही उत्तर था सभी सही है। देखिए क्या है यहाँ पे, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की हम बात करें तो टोटल अप्रोक्सीमेटली जो हमको यहाँ दिख रहा है कि आउटले कितना था, 24,400 करोड़ का, और 6 साल के लिए स्कीम का। जी हाँ, सही था। आगे बात करते हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे जो इसके अंदर आते हैं, और वो भी ऐसे लोअर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिनको यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग हो गया, इंटेंसिटी उनकी लो है, और लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट वहाँ पे होता है, तो उनको टारगेट करेंगे। ठीक है, ओके। मिशन आत्मनिर्भरता की बात करें तो फाइनेंशियल लेआउट जितना था 11,440। उसके बाद टाइम पीरियड 6 साल का था। ठीक है, और उसके बाद ये जो फिशरीज वाला प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे देख लीजिए, और ये पूरा डेटा जो मैंने अभी आपको बताया ये इसमें मौजूद है। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार पढ़िए। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सॉल्व भी कर रहे हैं, आपको आ भी रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये बोनस वाली चीज होती है कि और थोड़ा सा हम अपने सोल्यूशन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ सके। आगे बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स IAF एंड द यूनाइटेड किंगडम यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कंडक्टेड a joint aerial over the Indian Ocean region in the October 2025. During the same period, DRDO upgraded Astra Mark II, okay, beyond visual range, air-to-air missile, extending its range kilometer, enhanced the IFS from 160, ठीक है, कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे इसकी रेंज बढ़ाई गई है। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले उन्होंने बोला था कि 160 थी, अब कितनी हो गई है? सो अब हो गई है 200 किलोमीटर। देखिए, कुछ-कुछ प्रश्नों में ऑप्शन पहले से ही ठीक है, तो ये मत सोचिए कि वो थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है इस बार, चेंज हो जाएगा। बट ये याद रखना कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ामिनेशन में ये नहीं देखा जाता कि आपने कैसा किया है, क्या किया है, बट अगर आपको नॉलेज है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, अब अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो इंटरव्यू है मोहित सरोते सर का, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। जल्दी से जाइए और मेंस के पहले इसे ज़रूर देखिए, ठीक है? ओके। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई अ फॉरेन पेमेंट गेटवे दैट कोलैबोरेटेड इन अक्टूबर 2025 विथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड कतर इंटरनेशनल बैंक टू एनेबल यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन इन कतर। ओके, तो गेटवे, फॉरेन गेटवे में कौन है? हमने अभी यूपीआई कतर में भी शुरू कर दिया है। हमने वहाँ जाके, हमारे मंत्री है, उनके मंत्री है, मीटिंग्स हुई, तो हमारे देश की टेक्नोलॉजी को बहुत सारे देश अपना रहे हैं। तो याद रखिए, हाल ही में कतर ने यूपीआई बेस्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए किसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है और गेटवे कौन-सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे उसका जो सही उत्तर है वो है नेटस्टार्स, ठीक है? नेटस्टार, तो ये फॉरेन पेमेंट गेटवे है जिन्होंने एनपीसीआई इंटरनेशनल, ठीक है? एनपीसीआई जो है उसके साथ, और इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक है, कतर नेशनल बैंक, इन्होंने यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन शुरू किए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूपीआई कतर में शुरू हो रहा है। उसके बाद 3 कोलैबोरेटर्स है, वो है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, उसके बाद कतर का नेशनल बैंक है, और जापानीज पेमेंट गेटवे है जिसका नाम अभी हमने पढ़े थे, नेटस्टार्स, याद रखना। लॉन्च हुआ था अक्टूबर 7 2025 को, यूनियन मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी गए, वहाँ मीटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉर्डर कोलैबोरेशन बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स, ठीक है, 3 मैंने जो आपको बताया था, और कतर 8वां देश बन गया है जिसने यूपीआई हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। लिस्ट आपके सामने है, पहले के जो 7 कंट्रीज़ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन अक्टूबर 2025, इंडिया वाज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर इट्स 7th टर्म। जी हाँ, 7 टर्म हमको यहाँ पे इलेक्ट हुआ। अब ये पूछ रहे हैं कि इस बार जब हम इलेक्ट हुए तो हमारा टेन्योर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जुड़ा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2026 से 2028 तक। चलिए थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है, अनअपोज्ड हमने इलेक्ट हो गए हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, जिसमें कि हमको 177 वोट्स मिले हैं 188 में, और हमको 2026 से 2028 तक यहाँ पे टर्म मिली है, जो कि 1 जनवरी दिसंबर 1 जनवरी 2026 जनवरी से 31 दिसंबर 2028 तक चलने वाली है। ठीक है? ये हमारा 7वां टेन्योर है, और न्यूली इलेक्ट यहाँ पे मेंबर्स भी आप देख सकते हैं जो कि आप पढ़ लें। उसके बाद थोड़ा-सा डिटेल देख लीजिए कि अगर बात करें तो हम यहाँ पे हेडक्वार्टर देख लेते हैं, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। भारत ने यहाँ पे देखिए 2019 से 21 साल तक और 2022 से 24 इतने साल तक हमने सर्व किया है, राइट? चलिए अ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आरबीआई लिंक भारत कनेक्ट विथ विच प्लेटफॉर्म इन अक्टूबर 2025 टू फैसिलिटेट डॉलर ट्रांजैक्शन फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है। तो आरबीआई ने भारत कनेक्ट जो है
ये पोर्टल विथ विच प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये किया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है, ताकि यहाँ पे जो डॉलर्स के ट्रांजेक्शन्स है कस्टमर्स के लिए आसानी से हो सके, जिसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। तो उसका सही उत्तर है वो है एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर बेस्ड, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट आ गया, यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर बेस्ड, ठीक है, क्यूआर बेस्ड काइस, ठीक है, कियोस्क, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 2025 फॉर पेइंग ट्रैफिक फाइन्स, ठीक है, ट्रैफिक फाइन्स के लिए पहला क्यूआर बेस्ड यहाँ पे आपका प्रयोग किया गया है। टू रिड्यूस नीड फॉर कोर्ट हाउस विजिट्स, ठीक है, तो वहां जाने से बचे कोर्ट हाउस में, इसलिए छुटकारा पहले ही पाले। तो उसका जो सही उत्तर है वो है गुरुग्राम हरियाणा, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रख लीजिए। फाइंड आउट द डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन जापान। जापान में डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ है, ओके। आफ्टर एनपीसीआई अगेन भारत इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड साइन एमओयू विथ निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन एनटीटी डाटा, ओके। तो फाइंड आउट द डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये रहा उसका डिटेल्स दोस्तों। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड बैंक in its biannual report South Asia Update October 2025, Jobs, Artificial Intelligence, AI and Trade raised India's gross domestic product GDP. फोरकास्ट आया है जीडीपी का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। व्हाट इज द परसेंट, ठीक है। तो क्या अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने इनकी रिपोर्ट में, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज 6.5। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द बैंक दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोबल फाइनेंस as the Asia's safest bank for 17th consecutive year in its World Safest Bank in Asia report released in October 2025। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे दिया गया है कि डीएसबी बैंक सिंगापुर का जो है एशिया का सेफेस्ट बैंक चुन के आया है 17 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड 50 सेफेस्ट कमर्शियल बैंक की रैंकिंग में भी इसने अपनी सेकंड जगह बनाई है, ठीक है, ओके। आगे बात करें टॉप रैंकिंग मार्क 34th एडिशन ऑफ रिपोर्ट, 34th एडिशन रिपोर्ट की, ये सब चीजें हैं, ओके। who has been appointed as the new executive director ED of Reserve Bank of India effective from March 3, 2026 as announced in October 2025। देखिए अनाउंस हो चुके हैं, इफेक्टिव होंगे 2026 से। तो इनका नाम है दोस्तों, याद रखिए, वो है ऑप्शन नंबर ई, संजय कुमार हंसदा, ठीक है, हंसदा, ओके। चलो आगे बात करते हैं। अब ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट होता है जुलाई से लेके हमारा अक्टूबर का एग्जाम, तो इन महीनों में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, यहाँ पे देखिए एलआईसी के एमडी सीईओ पूछा जा सकता है, सुकन्या सोनवाल ये पूछे जा सकते हैं, अमिताभ कांत पूछे जा सकते हैं, केशवन रामचंद्रन ये पूछे जा सकते हैं, ओवरऑल सभी है। तो ये आपके लिए बोनस मार्क्स का काम करने वाला है। वैसे ही आप एक बार स्क्रीन पॉज करके अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, ये भी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड, तो वह है सुवानी सा, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क सोसाइटीज मैगिक्यूस, ठीक है, जिसे FISM भी बोलते हैं। इट इज पॉपुलरली नोन ऑस्कर्स ऑफ मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियंस का ऑस्कर। तो यहाँ पे बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता है सुहानी शाह ने। उसके बाद ये इटली में हुआ है एंड इट इज एन इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय 3 इयर्स बाय द, जो अभी हमने पढ़े, फेडरेशन इंटरनेशनल दे सोसाइटीज मैगिस। उसके बाद फाउंडेशन क्या हुआ था ये, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राजक्ता कोहली ने यहाँ पे मोस्टली सन, जिसको यूट्यूब उनका नाम है, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू सिक्योर स्पॉट इन टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट। तो ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है, कोई भारतीय महिला प्राजक्ता कोहली है, ठीक है, इनका नाम प्राजक्ता कोहली है, ये बने हैं द ओनली इंडियन इन्फ्लुएंसर टू फीचर ऑन टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट, ओके। चलो अब बात करते हैं स्टेट की, केरला। तो केरला ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, ये पहला राज्य बना है, ये फुल्ली लिटरेट, पहला राज्य फुल्ली लिटरेट किस चीज में, डिजिटल अवेयरनेस में, ठीक है, डिजिटल। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, माइलस्टोन वाज अचीव्ड अंडर द डीजी केरला प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट। अब यहाँ पे पहला पूर्ण साक्षर, फर्स्ट ये
पढ़ाई-लिखाई वाला, और ये होता है डिजिटल। तो डिजिटल में फर्स्ट केरल, और पढ़ाई-लिखाई में जो फर्स्ट है वो है आपका मिज़ोरम। ठीक है? ओके, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद इंडियाज़ पावर पॉज़ जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी अब चौथे नंबर पे आई है, हम जापान को भी पास कर चुके हैं। आगे बात करते हैं आईएनएस उदयगिरी, सेकंड शिप इन प्रोजेक्ट 17A, जो मैंने पहले की मॉक्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 17A के अंडर कौन-सी शिप्स बनती है, नहीं बनती। तो यहाँ पे जो मज़गाँव डॉक शिपमेंट बिल्डर्स है, ठीक है? लिमिटेड मुंबई। तो आईएनएस हिमगिरी, ये जो फर्स्ट P-17A फ्रेट कंस्ट्रक्ट बाय द गार्डन रिच। तो ये क्या क्वेश्चन पूछेगी? ये यहाँ से पूछते हैं कि आईएनएस हिमगिरी को किसने कंस्ट्रक्ट किया? तो ये याद रखना है, जीआरएससी कोलकाता का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर सेम वही चीज़, तो ये किसने बिल्ड किया है? प्रोजेक्ट अल्फा 17 अल्फा फ्रेट आर द सीरीज ऑफ द स्लेट गाइडेड मिसाइल। तो इनमें गाइडेड मिसाइल्स होती है, ठीक है? तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की हाईयर संभावनाएं होती है, और देखा गया है कि बने हैं प्रश्न। आगे बात करते हैं बुक्स। तो याद रखिए एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है? द मैन हु फेड इंडिया, इनके यहाँ पे लेके, ठीक है? तो याद रखना ये बुक जो है आपके प्रियमदा जय कुमार इन्होंने लिखा है, और यहाँ पे सुगाता श्रीनिवासु राजू, ये द कॉन्सेंस नेटवर्क, ये बुक जो लिखा है ये लिखा है सुगाता श्रीनिवासु। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द तलाश इनिशिएटिव? तलाश इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है तलाश इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इन एकलव्य रेसिडेंशियल जो मॉडल स्कूल्स होते हैं। अब तलाश स्टैंड किस लिए करता है? तो शॉर्ट इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। ओके, इट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल प्रोग्राम इन इंडिया focused on tribal student education and personal growth. So it was launched in collaboration with United Nations International Emergency Fund. ठीक है, तो याद रखो कोलैबोरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। संचार साथी इज सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट? ओके, तो ये जो है संचार साथी इनिशिएटिव आपका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। इसके साथ ये जो सिटीजन के साथ लाया है प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, ये इस डिपार्टमेंट का है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होती है। विच कंट्री इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन इन द गोबी डेजर्ट? ठीक है, पहला वर्ल्ड का सोलर थर्मल पावर स्टेशन ये रहा गया है ऑप्शन नंबर ए, विच इज अ चाइना। ठीक है, चाइना ने किया है। उसके बाद द्रव्य पोर्टल की अगर हम बात करें, तो ये इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो ये है आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट होता है, और द्रव्य का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, तो याद रखिए ये भी पूछने की संभावनाएं बहुत होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड कर्नाटका यूनिट एंड पनाम्बूर डिस्ट्रिक्ट मैंगलुरु? सो इसका सही उत्तर है रेसारेक्स आपका 2025। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऐसे अटपटे नाम पूछे जाते हैं। विच स्पेक्स टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अनाउंस मिशन दृष्टि? ठीक है, तो मिशन दृष्टि की बात हो रही है। द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ सैटेलाइट। सो ये हाँ भारत की कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्सी आई स्पेस। ठीक है, तो गैलेक्सी आई स्पेस ने अपना स्टार्टअप अनाउंस किया गया है जिसका नाम है मिशन दृष्टि, और ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने वाला है। ठीक है, ओके, दिस विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड द हाईएस्ट रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेवलप्ड इन इंडिया। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाते हैं हम हर साल? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी है, इट इज अ करेक्ट आंसर, एंड थीम थी अवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो सीरीज है आपकी नोबेल प्राइज की, मैंने लगा दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इसके ऊपर से मार्क जरूर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमसे जुड़ना है, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ। अगर ये हमारे कुछ पिछले साल के रिजल्ट्स हैं, तो डायरेक्टली अगर इस चैनल पे जाइए आप, सिद्धांतो एजुकेशन बेस्ड बैंकिंग क्लासेस। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए, और जैसे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सेशंस हो रहे हैं, उसी प्रकार से इस चैनल पे आपके डेली आरआरबीपीओ हो गया, ठीक है, आने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर्स हो गए, वहाँ पे भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो सिद्धांतो एजुकेशन सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड पूरी डिटेल्स लेना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रैंकिंग, इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डायरेक्टरी मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रैंकिंग आई है,
तो इंडिया सरपास किया है कौन से कंट्री को, जो हम वर्ल्ड की तीसरी मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बने हैं। जी हाँ, चाइना को हमने अब पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे मजबूत एयरफोर्स कहलाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यही जो डिटेल्स थी, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है फोर्स वो पहले रैंक पे है, उसके बाद रशिया और तीसरे पे हम भारत, और चौथे पे अब आ गया है आपका चाइना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 11th वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज इजिप्ट। राइट, इजिप्ट वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग आपकी जो चैंपियनशिप है 2025 का, इसका जो 11th एडिशन हो रहा है ये है इजिप्ट में। ये इसकी सारी डिटेल्स है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है वन लाइनर्स क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइजेज जेमेक्स 2025? INS सह्याद्री. Which center was established via MOU signed by Coal India Limited and IIT Madras Center for Sustainability Energy? Which new scientific fellowship program was recently launched by India and United Kingdom, which is a Ramanujan Junior Research Program? Who recently became the first female Prime Minister of Japan, जिनका नाम है सैनी तकाची। ठीक है, टाकाइची, प्रोनाउंसिएशन आप प्लीज अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। Which organization recently re-elected with a vice chairperson of the COP10 Bureau? उसका सही उत्तर है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग एंड स्पोर्ट। जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, हु विल होस्ट वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028? तो यूएसए होस्ट करने वाला है 2028 का वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 का। आगे बात करते हैं, विच सिटी विल होस्ट द एआई एक्शन समिट 2025? सो ये हो चुका है समिट, तो कहाँ हुआ है ये हुआ है पेरिस में। ठीक है, तो पूछ सकता है एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ है, पेरिस में। हाउ मेनी इंडिविजुअल, ठीक है, वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण 2025? स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी विच इज 7। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इको 2.0 सिस्टम? द राइट आंसर इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। राइट, तो ये जो अभी साइक्लोन न्यूज में है, तो मोन्था साइक्लोन जो है इसका नाम म्यांमार कंट्री ने दिया है, एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये साइक्लोन की लिस्टिंग करता है, नामों की लिस्टिंग करता है। 2025 का ये 5वां साइक्लोन कहलाएगा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ बॉन्ड्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग फैसिलिटीज आर, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो ये भी देख सकता है, विच ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटीज आर नॉट। अब यहाँ पे जो होता है फर्क, अगर आपने नॉट समझ लिया जल्दी में फिर गलत, अगर आपने सही पढ़ा तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल पूरा पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग फैसिलिटीज is operated by National Payment Corporation of India? So the correct answer is option number A, only 2 and 3 दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो टेस्ट और मॉक होता है वो खत्म होता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमसे अभी अभी जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसमें हम SBI क्लर्क के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, और अभी तक हमने टोटल 6 मॉक इस मॉक को लेके सॉल्व किए हैं। जिस किसी ने भी मॉक सॉल्व नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए सॉल्व कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए दोस्तों। और हाँ, अभी तक आपने ये वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी जिसमें पूरे मंथ के करंट अफेयर कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ इसे जाके ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।